आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। जितने साल आपके करियर को हो गए उतनी मेरी उम्र है अभी। कितना मुश्किल होता था उस समय पे, क्योंकि लड़कियां उस टाइम पे बहुत पढ़ती भी नहीं थी, बहुत बाहर निकलती भी नहीं थी, और आप तो जर्नलिस्ट बनी, और जर्नलिस्ट भी खूंखार वाली बनी। ये खूंखार बॉस इरिटेट करते हैं। मौके क्या मिल रहे हैं काम करने को? व्यापम कवर कर लिया, या नेपाल अर्थक्वेक कर लिया, या केदारनाथ की त्रासदी कर ली, या कुछ शुरुआत में मैंने कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी वहाँ किए थे। स्टार न्यूज़ मुझसे नाराज़ हो गए, मतलब एबीपी न्यूज़ के बेसिकली जो बॉसेस थे वो मुझसे नाराज़ हो गए, आज तक नाराज़ हैं इस बात पे कि हम। अंजना मैम की एक क्लिप मैंने देखी, निर्भया की रिपोर्टिंग की वो कर रही थी और पीछे से लड़के छेड़ते हुए निकल रहे हैं, वो चीज़ें भी आपने। मैं रिकॉर्डिंग इस बारे में कर रही हूँ कि लोग इतने ऐसे ऐसे बदतमीज़ ही करते हैं, महिलाएं सेफ नहीं है, और सामने से निकल रहे हैं बदतमीजी करते हुए, लिटरली निकल रहे हैं। लेकिन इसके पहले पत्रकार होना, पत्रकारिता में इतना अच्छा काम करना और उस टाइम पे स्टिंग ऑपरेशन करना, वो आपके लिए कैसा था? उन्होंने एक स्टोरी हमसे करवाई जिसमें हमें बुलाया और बोला कि भाई इस बंदे से तुम बात करो और तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो। तो जिस बंदे से वो बात करा रहे थे वो बहुत निहायत ही बदतमीज़ और घटिया तर्जुमा, गंदा 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 वहाँ। मैंने देखा कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने देखा ये तो बड़ी आज़ादी है यार। टीवी में 19 साल से काम करते करते हमें एक हम भी ये करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, एक बड़ी क्रांति थी डिजिटल की। वो जब लोगों ने न्यूज़ चैनल से उस टाइम पे स्टिंग ऑपरेशन करना, वो आपके लिए कैसा था? आपको मैं बताऊं, इतने खतरनाक स्टिंग थे, इतने खतरनाक स्टिंग थे कि जहाँ पर कुछ भी हो सकता था। मैंने ऑपरेशन कश्मीर किया जिसमें मैंने टेररिस्ट का स्टिंग की, तो मैंने वन मैन शो की तरह मेरे चैनल को उस वक्त चलाया। आपका टाइम था जब पत्रकार बनना कितना मुश्किल था। पहला डिजिटल इवेंट न्यूज़ नशा ने किया। जब इस कॉन्क्लेव की मैं तैयारी कर रही थी तो मैं हॉस्पिटल में बैठी थी। शीला रावल एक ऐसा नाम रहा जिनसे मैं बड़ी इंस्पायर भी रही। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के ऊपर किताब भी लिखी है और अंडरवर्ल्ड को बहुत कवर किया। नोएडा का कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ मैं नहीं रही हूँ। अभी तो सब आपको जानते हैं कि विनीता जी इतनी बोल्ड है। स्कूल का टाइम कैसा था आपका? चुप रहती थी, बातें नहीं करती थी किसी से। बहुत ही गंदा बेहुदा आदमी, क्योंकि स्कूल गर्ल थी मैं, तो फॉलो कर रहा। मेरी गाड़ी पर अटैक भी हुआ था एक बार। आप बोल्ड हैं तो आप ये कर पा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई को आप कहें तो वो लड़ी तो पता लगा ना कितनी बड़ी लड़ाका थी। लड़के इंप्रेस नहीं होते थे आपके नेचर से? वहाँ मैंने बहुत हंगामे किए। हंगामे मतलब बोल्ड होनी शुरू हुई। कॉलेज में ये चर्चा होने लगी, अच्छा कुछ चुनाव आता था तो लगता था ये लड़ रही है चुनाव। हम ब्रेव होते हैं। ये पहली परीक्षा हमारी औरत की सड़क पर उतरते ही हो जाती। मैंने साइकिल वाले को पकड़ा और वो नीचे गिरा तो तुरंत एक पुलिस वाला वहाँ पास में खड़ा था, उसने बोला क्या हुआ क्या हुआ। आके किसी ने प्रपोज नहीं कर दिया? फ्रेंड ने वैलेंटाइंस डे से कुछ दिन पहले पता नहीं अलग अलग गिफ्ट लाने शुरू किए। एक दिन चॉकलेट दिया, एक दिन कुछ। मैंने कहा रोज रोज कुछ तुम गिफ्ट ला रहे हो, चक्कर क्या है? यहाँ पे जो मेल्स होते हैं, काम करने वाले जो आदमी, वो बड़े खतरनाक। संपादक जो है उनसे बड़ा बच के रहो। मीडिया का नाम ही खराब है या एक्चुअल में ये चीजें थी? और लड़कियां कौन सी कम है? कई लड़कियां तो बड़ी डर के मारे कर रही है वो उनका। लड़कियां खुद म्यूचुअल कंसेंट पे रेडी है कि कोई भी मेरे आगे आया, मैंने कहा I'll just go on। आपको नहीं लगा शादी करनी चाहिए? तो आप अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। अभी शादी करना चाहती है? बहुत एहतियात बरतना पड़ा हमें, बहुत एहतियात बरतना पड़ा। मतलब किसी के हाथ का पानी भी नहीं पी सकती। 66 स्टिंग ऑपरेशन सबसे जो खतरनाक था कि आपको लगा कि अब तो बच के नहीं निकलूंगी, मैं फंस गई, ऐसा कब हुआ? वहाँ मुझे पहचान लिया था कि तो विनीता यादव। आपका ये जो पूरा सफर था वो काफी ज्यादा चुनौतियों भरा रहा? बहुत। मैं बस एक चीज कहूंगी कि लड़कियों को जॉब करनी चाहिए। माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। 25 साल, 66 स्टिंग ऑपरेशन और अनगिनत ऐसे सच जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हमारे साथ वो महिला पत्रकार हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के सबसे अंधेरे कोनों तक छिपे सच को बेनकाब किया, पाइप स्वैपिंग जैसी चौंकाने वाली कुरीतियों पर रिपोर्टिंग की, धमकियां झेली, दबाव झेला, फिर भी झुकी नहीं। तो हमारे साथ आज विमेंस टॉक के इस एपिसोड में
वेरी बोल्ड, चार्मिंग और ब्यूटीफुल विनीता यादव जी, थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका। कैसी है आप? थैंक यू सो मच आराधना, आई एम गुड। मीरा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज विमेंस टॉक के इस एपिसोड में मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, मैंने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे, आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत बोल्ड हैं, तो बाय चांस आप जर्नलिस्ट बनी या बाय चॉइस? बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। मैं वैसे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती थी, उसके लिए पढ़ना चाह रही थी, और लेकिन उस वक्त जर्नलिज़्म का एक ऐसा दौर चल रहा था, क्योंकि आज तक कुछ वक्त पहले लॉन्च हुआ था, जी न्यूज़ चल रहा था पहले से। जी न्यूज़ सबसे पहला चैनल है 24 घंटे का जो रहा। फिर कुछ एक मतलब ये 2 चैनल्स ने ठीक ठाक बज़ क्रिएट किया हुआ था। तो तब मुझे लगा कि अच्छा है, अगर जर्नलिज़्म में भी थोड़ा टाइम निकाल लिया जाए तो और अच्छी जीके अच्छी हो जाएगी, ख़बरों के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। फिर ऐसे ही इसमें आई मैं जर्नलिज़्म में, किससे निकलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर मैं फंसती चली गई। फंसती कैसे? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म से। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म अपने आप में एक एडिक्शन है। जो आपने मेरे बारे में वर्ड्स बोले, उसमें आपने 2 बार एक शब्द को रिपीट किया, दैट इज़ बोल्ड। और बोल्ड वर्ड ही आपने सबसे पहले बोला, फिर बाद में उसी वर्ड को आपने फिर दोबारा बोला। तो ये बोल्ड वर्ड जो है ना, ये शब्द ऐसा हो गया है कि शी इज़ वेरी बोल्ड। तो इसके 2 माने अब निकालने लगे हैं लोग। एक तो लोग वो कहते हैं अरे शी इज़ वेरी ब्रेव, शी इज़ वेरी बोल्ड, पॉजिटिव। एक वो लोग हैं जो कहते हैं ओ माई गॉड शी इज़ वेरी बोल्ड, स्टे अवे, दूर रही है, बहुत बोल्ड है। तो जो लोग डरते हैं या जिनके मन में कुछ गलत है तो उनको ऐसा ही लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, पत्रकार जो बोल्ड होता है वो कभी किसी को डराता नहीं है, गलत नहीं करता है, वो जेन्युइनली अपनी रिपोर्ट करता है। बस उसके अंदर कवरेज होता है, एक ऐसा कवरेज होता है जो कहीं भी जाकर रिपोर्ट कर सकता है, इतनी सी बात है। वो हमें अपने आप बोल्ड बना देता है। तो जर्नलिज़्म में आना मेरा ऐसे ही हुआ कि सोचा था कि ठीक है जाते हैं। तो मैंने बीएजी फिल्म्स में सबसे पहले, उससे भी पहले मैंने 1-2 जगह काम किया था, दूरदर्शन में किया था, डीडी भारती के लिए थोड़े कुछ शोज़ किए थे, एंकर किए थे। फिर उससे पहले मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की थी, मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल इमीडिएट। उस दौर से मैंने काम किया जिसमें एंकरिंग को इतना बड़ा नहीं माना जाता था। एंकरिंग थी पहले कहते थे टीपी रीडर, यानी टेलीप्रॉम्प्टर रीडर, ठीक है, तो जो बस देखेगा, पढ़ेगा और बोलेगा, दैट्स इट। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं करना। मैंने एंकरिंग की, शुरुआत की अपने करियर में एंकरिंग की, लेकिन फिर उसके बाद मैं बीएजी फिल्म्स चली गई। वहाँ जाकर मैंने रिपोर्टिंग की। मैं चाहती थी मैं प्रॉपर सीखूँ काम को, तो मैंने वहाँ से काम सीखना शुरू किया। C4 शिवालिक ऑफिस का एड्रेस हुआ करता था तब बीएजी फिल्म्स का। अब तो फिल्म सिटी में न्यूज़ 24 बन चुका है वो। तो उस वक्त जब हमने उसमें काम करना शुरू किया तो मुझे अच्छे मौके मिले। मैंने पहले बॉलीवुड रिपोर्टिंग किया, KBK खबरें बॉलीवुड के करके दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम आता था एक, उसके लिए काम किया। फिर मैंने रोज़ाना के लिए काम किया, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने फिर रेड अलर्ट, पोल खोल, सनसनी के लिए काम किया। पोल खोल के लिए भी काफ़ी काम किया। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एज ऐसी थी, 19 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। तो 20 साल 21 साल की उम्र में मैं वहाँ पे थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि काम में आपको कुछ ना कुछ एडवेंचरस चाहिए होता है। ये उम्र ऐसी होती है जो कुछ भी कर जाती है। आज हम सोचे कि अरे मैं तो इतने स्टिंग ऑपरेशन करती थी और वाह मैं तो इतना कहीं भी चली जाती थी, कुछ भी कर लेती थी काम, भाग दौड़ करके बस रिजल्ट लेके आना है। आज मुझे कोई कह दे तो आज हमें लगेगा अच्छा हम ये सब कर लेते थे। आज तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तब हमने वो सब किया जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। आज हम अपने करेज को ही सलाम करते हैं जिस उम्र में अभी आप हो। तो ये वो एज है जो हमने तो खैर अपने घर में ही रह के काम किया था, लेकिन इस उम्र में लड़कियां घर छोड़ के निकल के भी बाहर काम करती हैं। एक टाइम पे तो फिर मैं भी नोएडा आ गई थी दिल्ली छोड़कर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली छोड़ के मैं नोएडा आ गई थी और नोएडा में ही फिर मैंने ये कहें कि आधी ज़िंदगी गुजारी यहाँ पर। फिर मैंने बीएजी फिल्म्स, क्योंकि मैं काम करती थी तो उन्हीं के साथ इधर नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई फिल्म सिटी में। फिर यहाँ से चैनल 7 लॉन्च हो रहा था, दैनिक जागरण ग्रुप का, मैं उसमें चली गई 2005 में। फिर वहाँ मैंने 2 साल काम किया। वहाँ मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की, बहुत सारी रिपोर्ट्स की। ऑपरेशन कश्मीर किया, बहुत सारे रैकेट बस्ट किए, बहुत लड़कियों को बचाया, अलग अलग रिपोर्ट्स की मैंने। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया, न्यूज़ रूम की पॉलिटिक्स का अभी तक उतना अंदाज़ा था नहीं, लेकिन IBN 7 में मुझे वो रियलाइज़ हुई।
फिर क्योंकि एज ऐसी थी जो काम करना चाह रही थी, किसी पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मूव ऑन करना डिसीजन लिया। तो मूव ऑन करने के लिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और मैंने डिसाइड किया 8 महीने में कहीं काम नहीं करूँगी। 8 महीने के बाद मैं डिसाइड करूँगी मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और 8 महीने सोचिए कितना गजब आत्मविश्वास था मुझे कि ठीक 8 महीने में मुझे नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहाँ होता है कि किसी ने जॉब छोड़ दी तो उसे जॉब मिल जाए। तो नौकरी छोड़ी वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने बहुत लर्निंग की। उस दौरान भी मुझे बहुत जगह से इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आई, बहुत जगह से। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, मैं गई इंटरव्यू देने। यहाँ तक कि वापस न्यूज़ 24 जब बन चुका था, तब तक शायद हाँ बन चुका था, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाने के लिए कहा। तो मैं वहाँ पे तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास ऑफ़र था इंडिया टीवी से और स्टार न्यूज़ से, न्यूज़ 24 से भी था। तो इंडिया टीवी मैंने 10-15 दिन काम किया वहाँ। मैंने एक स्टोरी की थी इन्वेस्टिगेटिव, लेकिन फिर मैं आगे मूव कर गई, मैं स्टार न्यूज़ चली गई थी। हाँ, शॉर्ट टाइम काम करना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इंडिया टीवी में शॉर्ट टाइम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में थी। तो मुझे लगा कि मेरे मूड के हिसाब से जो मैं काम कर रही हूँ उस पर ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर मेरे काम की इज्जत नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया, मैं आगे मूव कर गई, स्टार न्यूज़ चली गई। स्टार न्यूज़ में फिर मैंने काफ़ी काम किया, मैंने बहुत सीखा और बहुत परफॉर्म किया, दोनों चीज़ें। चैनल भी हमारे काम को समझता था, हम भी चैनल की जगह को समझते थे। तो 12-10 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने वहाँ काम किया। अब 10 साल वहाँ काम करने के बाद फिर मैंने एडिटर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया न्यूज़ नेशन में। लेकिन न्यूज़ नेशन जाने का मेरा जो फ़ैसला था वो बहुत क्लियर था। जब मैंने 2017 में ये फ़ैसला लिया कि मैं स्टार न्यूज़ छोड़ दूँ। जनरली क्या होता है कि देश का टॉप चैनल जहाँ आप काम कर रहे हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, है ना, 10 साल में ग्रेजुएटी हो जाती है और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने तब ये फ़ैसला लिया। एक दिन मैं ऐसी बैठी थी और मैंने सोचा कि घड़ी की एक जो ये सुई हैं, ये एक दिन में, सेकंड्स में, मिनटों में कितनी बार घूमती हैं, फिर ये महीनों में घूमती हैं, फिर सालों में घूमती हैं। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैं 10 साल से यहाँ हूँ, ये कितनी बार घूम चुकी है और मैं एक चैनल में हूँ, मैंने काम सीखा वहाँ। इसमें ऐसा नहीं कि मेरे लोग बहुत लंबा लंबा टाइम चैनल में काम करते हैं, लेकिन मैंने जो खुद से अपने लिए एनालाइज़ किया, कैलकुलेट किया, वो ये था कि भाई मैक्सिमम मुझे नए मौके क्या मिल रहे हैं काम करने के। व्यापम कवर कर लिया, या नेपाल अर्थक्वेक कर लिया, या केदारनाथ की त्रासदी कर ली, या कुछ शुरुआत में मैंने कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी वहाँ किए थे, रैकेट बस्ट किए, लड़कियों को बचाया, सब कुछ किया। अब एक मोनोटनस होने लगी थी चीज़ें। माहौल ऐसा हो रहा था जिसमें लग रहा था कि आपको रिपोर्टिंग की वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। मैं इसे किसी सरकार के रिजीम से नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन चैनल्स में क्या हो गया था मुझे पता नहीं। चैनल के जो बॉसेस थे उनको क्या हुआ था मुझे मालूम नहीं। वो किस कंट्रोलिंग में आ रहे थे या धीरे धीरे उसका असर दिखाई दे रहा था, हम उसमें जा ही नहीं रहे थे। हमने तो सिर्फ इतना सोचा कि मुझे कुछ और करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता। कौन चैनल मतलब स्टार न्यूज़ मुझसे नाराज़ हो गए, मतलब एबीपी न्यूज़ के बेसिकली जो बॉसेस थे वो मुझसे नाराज़ हो गए, आज तक नाराज़ हैं इस बात पे कि हम छोड़ करके वहाँ से चले गए। लेकिन सबकी अपनी अपनी कॉल होती है, उसमें वो बात नहीं होनी चाहिए। खैर, पॉइंट इज़ दैट कि फिर मैंने वहाँ से ये डिसाइड करके मैं न्यूज़ नेशन गई कि मैं जिस भी चैनल में जाऊँगी सिर्फ 2 साल काम करूँगी। ये मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था जब मैंने न्यूज़ नेशन ज्वाइन किया कि सिर्फ 2 साल काम करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं कुछ करूँगी ये मुझे क्लियर था। तो बाय द टाइम न्यूज़ नेशन में जब मैं काम कर रही थी, बाय द टाइम मैंने देखा कि वहाँ पे डिजिटल की टीम सेटअप लगी हुई है। जहाँ मेरा केबिन था उसी के बाहर की तरफ ही पूरा के डिजिटल की टीम बैठती थी। फिर मैंने देखा कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने देखा ये तो बड़ी आज़ादी है यार। टीवी में 19 साल से काम करते करते हमें एक पीटीसी या छोटे छोटे स्टोरीज़ या आधे घंटे का भी मेरा शो जाना है तो 2 घंटे का इनपुट निकाल के दिया है तो 20 मिनट 23 मिनट में सिमट जाना। टाइम बड़ा चीज़ होती थी, तो टाइम के हिसाब से काम करना है। लेकिन यहाँ डिजिटल का जैसे मुझे इंट्रैक्शन हुआ, मैंने कहा यार तो टाइम की प्रॉब्लम ही नहीं है, खुल के बोलो, लंबा बोलो, कुछ भी बोलो। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इसे चॉप नहीं करेंगी, आप इसे एज इट इज़ डाल देंगी। यही फ़ायदा है डिजिटल का कि आपने कुछ भी कट नहीं किया है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अनकट मोड में जाता है ना। तो ये अनकट हमें नहीं मिलता था तब। ये लिवरेज, ये आज़ादी महसूस हुई। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। फिर मैंने दिमाग में सोचना शुरू किया कि कुछ तो किया जा सकता है। फिर मैं न्यूज़ नशा के लिए शुरू किया काम। उस वक्त में बहुत कम थे जर्नलिस्ट, कोई मुझे ऐसे याद नहीं आते। सत्य हिंदी काम कर रहा था और ऐसे मुझे कोई ज़्यादा यूट्यूबर्स याद नहीं आते 2019 में।
जिन्होंने उस वक्त में अच्छा खासा फुल फ्लैश करियर अपना जो काम कर रहे थे वो छोड़ करके और फिर वो यूट्यूबर बन जाते हैं। लेकिन मैंने जो यूट्यूबर बनने का जो फ़ैसला लिया उसके बाद मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे कॉलीग्स, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त रहे या जानने वाले जिन्होंने मुझसे ये पूछा आकर के कि तुम कैसे ये चैनल चला रही हो, क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है इसमें, हम भी ये करना चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, एक बड़ी क्रांति थी डिजिटल की वो, जब लोगों ने न्यूज़ चैनल से डिजिटल में शिफ्ट होना शुरू किया। तो आई वॉज वन ऑफ द अर्ली बर्ड टू डू दैट। शुरुआती दौर में मैंने ये फ़ैसला ले लिया था। आसान नहीं था फ़ैसला, क्योंकि 2019 ख़त्म होते होते 20 की शुरुआत में ही कोरोना आ गया। कोरोना ने सब बर्बाद कर दिया। कोरोना में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, दोनों चीज़ें थी इसमें, फ़ायदा और नुकसान। नुकसान ये था कि बहुत चीज़ें लिमिटेड हो गई, बजट जो रखा हुआ था अपनी टीम को पेमेंट करने का। मैं नौकरी खुद तनख्वाह पाने वाली हुआ करती थी पहले 19 साल, अब मैंने तनख्वाह देना शुरू कर दिया था। महीने का लाखों का एक बजट था जो फिक्स था, लोगों को पेमेंट देना है। अब यहाँ पर कोरोना की वजह से सारी चीज़ें ब्रेक लगने लगी, प्लानिंग्स इधर उधर हो गई, सब डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने वन मैन शो की तरह भी चैनल को उस वक्त चलाया खुद अपने घर पर, क्योंकि ऑफिस जा नहीं सकते थे उन दिनों में, अलाउड नहीं था ये सब चीज़ें। अपने घर बैठ करके खूब लाइव किए, खूब लोगों को साथ जोड़ा, बहुत लोग जुड़े साथ में, आगे बढ़े। ऑर्गेनिक चलता रहा चैनल शुरू में। ये सब करते करते फिर उसके बाद मैंने अपना इवेंट्स मैंने करने शुरू किए, जो कि टीवी चैनल्स किया करते थे हमेशा। तो पहला डिजिटल इवेंट न्यूज़ नशा ने किया, देहरादून में हमने किया था। मुख्यमंत्री आए थे पुष्कर सिंह धामी उसमें, और 5 पद्मश्री अवार्डी थे, और मतलब बहुत सारे, चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम थे। 9 घंटे का पहला कॉन्क्लेव मैंने किया। वो कॉन्क्लेव करना मेरे लिए बहुत बड़ा परीक्षा भी थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी। वो ऐसे कि उस कॉन्क्लेव से 3 दिन पहले, मतलब जब मैं देहरादून पहुंची 3 दिन पहले, कॉन्क्लेव से 3 दिन पहले मैं देहरादून पहुंची। तो बड़े दिलचस्प चीज़ें रही इस सफ़र में। वो ये थी कि हमारी एक गाड़ी थी, क्योंकि गाड़ी बड़ी थी, ऑडी थी, तो उसमें मैंने सारे मेरे 2-3 लोग जो मेरे साथ थे, फ्रेंड्स, मेरे स्टाफ में जो हमारे एंकर थे, उनको भी बिठाया, सारा सामान वामान भरा, निकले। पर वो निकलना इतना आसान नहीं था। मैं निकली थी मेरी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के। मेरी मॉम के यूट्रस की सर्जरी थी। तो जब इस कॉन्क्लेव की मैं तैयारी कर रही थी तो मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, और एक ऐसे हॉस्पिटल में बैठी थी जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था। मेरी मॉम सोचिए ऑपरेशन थिएटर में गई हुई हैं, और यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझ पर इतना बड़ा, क्योंकि हुआ ये था कि डॉक्टर ने बोला कि ममा की सर्जरी होनी है। मैंने डॉक्टर को जाके पूछा कि मेरा इवेंट है 6 दिन के बाद में, क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया जिसके बाद मेरे पास जवाब नहीं बचा। उन्होंने कहा, इफ़ यू आर फाइन टू सी द यूट्रस हैंगिंग बिटवीन द लेग ऑफ योर मॉम, देन इट्स फाइन, 6 दिन बाद कर लेते हैं। तो आई वाज लाइक स्टन। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, आप कर लीजिए। मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगाया। आई वाज लाइक, कोई जवाब ही नहीं था। मैंने कहा, नहीं, आप कर लीजिए। तो मैंने अपना ऑफिस बना लिया अस्पताल में मेरी माँ के पास। वहीं से बैठ कर के सारे मैंने प्लानिंग की, सारा काम किया। फिर उधर शो बहुत अच्छा गया। न्यूज़ 24 हमारा पार्टनर था, दैनिक भास्कर हमारा इसमें पार्टनर था। बड़ी अचीवमेंट थी, बड़े लोग थे शामिल हुए इस शो में, लोगों ने साथ दिया। दैट वाज वेरी नाइस। और उससे भी बड़ी बात है कि ईश्वर ने साथ दिया, आपकी माँ की ब्लेसिंग्स ने साथ दिया, क्योंकि मैं अपनी मॉम को डिस्चार्ज करा के घर पे फिर उधर से सीधा गाड़ी उठा करके अपनी टीम को लेकर के देहरादून जाती हूँ। देहरादून जाके लगातार नॉन स्टॉप 3 दिन मैं खूब काम करती हूँ, और फिर काम करके सब लोग मेरी टीम में सब दिन रात मेरे साथ जगे रहे और काम किया हमने। और फिर उसके बाद में शो मुकम्मल हुआ। शो अच्छा गया। उसके बाद हमने कई और इवेंट्स भी किए। इसके बाद बड़े बड़े चेहरों के साथ हमने काम किया, और ये सब चीज़ें करते करते आज मुझे रियलाइज़ होता है कि एक सफ़र जो रहा, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए। कहाँ आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, फिर आप जर्नलिज्म में चले जाते हो, फिर आप एक अकेली लड़की, किसी तरह से नोएडा का कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ मैं नहीं रही हूँ। पीजीज़ में जगह जगह, फिर अपना घर भी लिया यहाँ पे। फिर इस तरह से करके अलग अलग तरह की चीज़ें। एक वक्त में नोएडा जब मैं रिपोर्टिंग के लिए पहली बार आई थी तो मुझे लगा था ये जगह कौन सी है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहने वाली थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है लाइफ में।
बहुत चैलेंजेस आए हैं। प्रेस क्लब का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था, तो हाईएस्ट वोट में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनी थी प्रेस क्लब में। तो वो सब चीज़ें भी जीवन में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो मतलब आपको हौसला भी देते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मतलब कभी भी मैंने एक चीज़ को समझा, मेरी गाड़ी पर अटैक भी हुआ था एक बार, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो कहीं ना कोई किसी के दिमाग में कोई बात होती है, तो कोई भी आप पर कहीं भी पंगा कर सकता है। तो ऐसा हुआ। तो हर चीज़ में मुझे एक चीज़ महसूस होती है कि आप बोल्ड हैं तो आप ये कर पा रहे हैं जीवन में। लोग तो एक सेकंड के अंदर आपको टैबू कर देंगे। गुड एंड बैड बोथ वेज टू से बोल्ड है। लेकिन कई लोग बहुत प्यार में बोल रहे हैं, जैसे आपने प्यार में बोला तो मेरा हौसला बढ़ता है। लेकिन कई लोग तो बोल्ड को, हर औरत जो बोल्ड है उसको हर आदमी नहीं झेल सकता। सच्चाई ये है, आदमी को बोल्ड औरत नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसको गूंगी गुड़ियाँ चाहिए, या कम बोलने वाली चाहिए, या उतना बोलने वाली चाहिए जितना कि काम चले। इसमें सारे आदमी नहीं आते हैं। बहुत समझदार लोग भी हैं, बहुत समझदार लोग भी हैं, लेकिन और कई ऐसे भी हैं जो एक कदम आगे बढ़ के आपका साथ देंगे, जिन्होंने हमें भी बढ़ाया आगे। कईयों ने तो अब बहन का ऐसा रिश्ता बनाया कि मुझे लगा कि ये तो मेरे खून से भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा कितना साथ दिया हमेशा। ऐसे रिश्ते भी मिले। तो इतने इस सफ़र में 25 साल में बहुत रिश्ते कमाए हैं। आज जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमने रिश्ते कमाए हैं। हमें ये पता है कि अगर आज हम कहीं से थोड़े दिन के लिए गायब होते हैं, नहीं दिखते हैं, तो आपको ढूंढने वाले ऐसे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। विनीता कहाँ गई, विनीता कहाँ गई। तो ऐसे रिश्ते हैं, ये इज्जत कमाई। अब जर्नलिज्म की तस्वीर बदल चुकी है, वो हम देखते हैं। लेकिन हाँ, ये कि हमने हर तरह की रिपोर्टिंग की। निर्भया केस में हर तरह की रिपोर्टिंग हमने किया, अन्ना आंदोलन हमने किया। जो टॉप कवरेजेस इन इतने सालों में जो भी रही पिछले 25 साल में, हमने हर चीज़ कवर की। यूपी का इलेक्शन 14,000 किलोमीटर मैंने कवर किया, पूरा हरियाणा मैंने कवर किया, पूरा उत्तराखंड मैंने, ऐसे कई स्टेट्स मैंने कवर किए चुनाव में। तो बहुत काम किया है, मतलब बहुत काम किया है, और खुशी है कि हमने इतना काम किया है। आज भी उसी की लत लगी हुई है। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू कर रही हूँ वुमेन्स टॉक में। मैं आपकी जर्नी जान रही हूँ। जितने साल आपके करियर को हो गए उतनी मेरी उम्र है अभी, और बहुत छोटे में मैंने आपको भी टीवी पे देखा। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का पल है। थैंक यू। क्योंकि न्यूज़ 24 में जब इस तरह का एक शो आता था, अनुराधा मैम का आमने सामने, जब हम वो देखते थे तो हमें लगता था ये कैसे होता है। और मैं बहुत छोटी थी, 10-11 साल की, मुझे जितना याद है। और हमारे लिए पत्रकार बनना आसान हो गया क्योंकि संसाधन बहुत हो गए। हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया और पत्रकारिता शुरू कर दी। लेकिन जब आपका टाइम था, जब पत्रकार बनना कितना मुश्किल था, ये हमें महसूस होता है जब हम ऐसे आपके जैसे लोगों की जर्नी जानते हैं। और विमेंस टॉक जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इसे इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि जो हमारे आज के दौर में जो पत्रकारिता कर रहे बच्चे हैं वो इस चीज़ को जान सके कि पहले का टाइम, आज लड़कियों का पत्रकार बनना, जर्नलिस्ट बनना या फिर कोई कवरेज करना बहुत आसान है। लेकिन जब आप लोग हुआ करते थे ना, तब मैंने बहुत सारी ऐसी ऑफ कैमरा स्टोरीज सुनी या मैंने जाना कितना मुश्किल होता था उस समय पे, क्योंकि लड़कियां उस टाइम पे बहुत पढ़ती भी नहीं थी, बहुत बाहर निकलती भी नहीं थी। और आप तो जर्नलिस्ट बनी, और जर्नलिस्ट भी खुखार वाली बनी। खुखार। अच्छा, आपने एक नाम लिया बीच में, अनुराधा मैम का। हाँ जी। उनका मैं भी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत। और मैं लकी थी कि मैंने जो पहली एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसका मालिक महिला यानी कि अनुराधा जी। तो वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा लगता था। जब वो ऑफिस आती थी, हाँ, तब वो मुझे नहीं जानती थी, आज तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन हम उन्हें देखते थे कैसे वो भी आकर के सारा मैनेजमेंट संभालती हैं। जितने ये खूंखार बॉस इरिटेट करते हैं, इन सबकी बॉस वही हैं। तो इस तरह से होता था। हाँ, जो आप कह रही हो कि कैसे होता था, हाँ, मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि मैं कैसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ मुझे संसाधन की परेशानी नहीं थी। चिंता उनकी है जैसे जो बच्चे बाहर से आते हैं, दूसरे राज्य से, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, हमें दिल्ली के बाहर जाके काम करना अलाउड नहीं था। मेरे घर में
बेटियों को पीजी में मैं पहली लड़की हूँ जो जा करके जिसने रही और काम किया। अलाउड ही नहीं था। जॉब करने वाली भी इकलौती मैं ही हूँ। बिजनेस कर लो, आप पैसा लो, बिजनेस करो, जो करना है करो। कमी कोई नहीं थी, हर चीज़ एक स्टेप आगे मिली है घर में, कोई दिक्कत नहीं रही है ऐसी। लेकिन हम जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, बेटा बेटी का फ़र्क एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। तो हम भाई बहनों में फ़र्क ना हो, लेकिन समाज एक बड़ा फ़र्क आपके जहन में, आपके माता पिता के जहन में डाल देता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है। अब वो जो फ़र्क होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करता है पूरी ज़िंदगी। बीच बीच में आपके जो खून के रिश्ते हैं वो आपके हमेशा खून के रिश्ते रहेंगे और आप उन्हें बहुत मोहब्बत करेंगे। लेकिन कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको बुरा लगेगा, किसी भी तरह का हो। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा भेदभाव कई बार उनके घर से शुरू हो जाता है, जहाँ पर बेटा बेटी का फ़र्क होता है। तो मन में मुझे भी लगता था कि क्योंकि हम बड़ी बहनें हैं, हमारा भाई सबसे छोटा था, तो हम बड़ी बहनें होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग थी शुरू से। जैसे कहते हैं ना, टॉम बॉयश होकर के रहना। तो मतलब मैं जानती हूँ कि गाड़ी, हमारे ड्राइवर आ जाता था हमें पिक करने ड्रॉप करने के लिए, ऑफिस में सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फिर भी मैं जाती थी रिक्शे से या बस से। मैं बहुत ट्रैवल करती थी, मैंने बहुत ट्रैवल किया, हर तरह का ट्रैवल, हर तरह की मेहनत की है। कोई क्वेश्चन नहीं मैंने उठाया मेरे घर का। मुझे क्वेश्चन मिला लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को यूज़ नहीं किया। मुझे याद है कि हम ब्रेव होते हैं, ये पहली परीक्षा हमारी औरत की सड़क पर उतरते ही हो जाती है। सड़क पर उतरना मतलब, जैसे कि मैं अपने ऑफिस जा रही थी, मालवीय नगर में ऑफिस था, तो आईटी वाली साइड से मुझे जाना था। मेरी बस आनी थी, डीटीसी बस, तो उसमें मुझे बस लेनी थी। तो उससे पहले ही एक साइकिल पर एक बंदा आगे से निकलता है, बहुत गंदा इशारा करते हुए, और मैंने उसे देखा और मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा छोड़िए बस। मैंने ऑटो वाले को बुलाया, मैंने कहा ऑटो में बैठी, मैं उसके पीछे गई, ऑटो के पीछे उस साइकिल वाले के पीछे। मैंने जाके साइकिल वाले को पकड़ लिया। मैंने साइकिल वाले को पकड़ा और वो नीचे गिरा, तो तुरंत एक पुलिस वाला वहाँ पास में खड़ा था, उसने बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा ये बदतमीज़ी करके गया है। तो पुलिस वाले ने उसे 2-4 चांटे रसीद कर दिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ, क्योंकि आप लड़की हैं, आप महिला पे शो कर रही हैं, जितनी भी महिलाओं के आपने शो करेंगी, आप कर चुकी हैं, आप खुद भी, इस तरह के वाक़या कहीं ना कहीं मिलेंगे, होते रहते हैं ना। बहुत आम है। ये आम नहीं होना चाहिए था, ये आम नहीं होना चाहिए था। सोचो ज़रा, हम अब आपसे डबल एज में हैं, ठीक है। अब मेरा जितना करियर है उतना आपकी एज है, ठीक है। हमें कैसा महसूस होगा इस एज में अपने से इतने छोटी बच्ची को ऐसी बात बोलते हुए सुनना कि ये बहुत आम है। ये शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी बच्चे हैं, घर के बाहर के, सब बच्चियों को सेफ्टी मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। सारे पॉलिटिकल लोग बातें करते चले जाते हैं, इंश्योर कोई कर ही नहीं सकता। चेंजेस कभी नहीं हुए, ये नहीं बदलेगा किसी आदमी के आसानी से। डर्टी माइंड यू कैन फाइंड एनीवेयर, इतने गंदे हैं। खैर, तो जब मैं जाती थी तो मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैं अपनी गाड़ी भी रात को लेके जाना। मुझे याद है कि निर्भया के केस में सुप्रीम कोर्ट में आधी रात में सुनवाई हुई थी, 2 बजे के आसपास। तो अब ऑफिस ने बोला तुम्हें कवर करना है, तो मैं आधी रात तक वहाँ पर खड़ी थी, कवर कर रही थी। मेरी अपनी गाड़ी थी मेरे साथ, तो क्योंकि बाकी ऑफिस की गाड़ी ड्रॉप करने जा रही थी सबको, तो मैंने बोला ड्राइवर को, मैंने कहा ठीक है तुम लोग जाओ। कैमरामैन को बोला, मैंने कहा मैं निकल जाऊँगी घर। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हमें बोला गया है कि आपको फॉलो करके आपके घर तक छोड़ के आना है। मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो वो लोग मेरे को फॉलो करके मेरे घर तक आने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की। खैर मैं आई एम गुड एट ड्राइविंग, टच वुड, लेकिन हाँ ये है कि मैं ठीक ठाक गाड़ी चला लेती। तो मैं बहुत रात को इस माइंडसेट से गाड़ी चलाती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं रिपोर्टिंग करते हुए लेट हो जाती थी। तो मैं गाड़ी किस माइंडसेट से चलाती थी पता है आपको? कि कोई भी मेरे आगे आया मेरी गाड़ी को रोकने के लिए, बदतमीज़ी के लिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा आई जस्ट गो ऑन, क्योंकि अपने आप को बचाना है। मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आपने कहा खूंखार रिपोर्टिंग करती हैं, मैं सोचो इस माइंडसेट से गाड़ी चला रही हूँ कि अगर कोई आया है तो चाहे मुझे चोट लगे, मतलब इसको कहते हैं कि आत्मघाती डिसीजन होना,
इस माइंडसेट से गाड़ी चलाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे साथ रात में कई बार ऐसा हुआ, जब मैं ड्राइव करके जा रही हूँ, रात में लड़की ड्राइव कर रही है, तो कोई भी उस वक्त में क्या समझेगा कि अच्छा, आजकल थोड़ा सा कॉमन हो गया है कि हम लोग कभी भी ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त में नहीं होता था। तो उस वक्त क्या करते थे लोग, जानबूझ करके गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देना, रैश ड्राइव करना, आपको चेस करना, ऐसा करते थे। हमने देखा रिपोर्टिंग में भी कई बार छेड़ने आ जाते थे पीछे से। अंजना मैम की एक क्लिप मैंने देखी, निर्भया की रिपोर्टिंग की वो कर रही थी और पीछे से लड़के छेड़ते हुए निकल रहे हैं, वो चीज़ें भी आपने देखी? हाँ देखी, बिल्कुल देखी। मैं इसी निर्भया की रिपोर्टिंग पर ही मैं काम कर रही थी। और ले मेरिडियन का गोल चक्कर है जनपथ रोड पर, वहाँ पर हमारा महिला क्लब भी है, मतलब पत्रकारों का, महिला पत्रकारों का क्लब है। तो वहीं पर मैं खड़े होकर पीटीसी रिकॉर्ड कर रही थी कैमरे पर, और मैं रिकॉर्डिंग इस बारे में कर रही हूँ कि लोग इतने ऐसे ऐसे बदतमीज ही करते हैं, महिलाएं सेफ नहीं है, और सामने से निकल रहे हैं बदतमीजी करते हुए, लिटरली निकल रहे हैं। और वो भी तब जब उनको ये नहीं मालूम है कि ये तो पकड़ के मार देगी। उनको तो नहीं मालूम, उनको तो लड़की दिख रही है कैमरे पे खड़ी हुई है, ओके, छुई मुई सी बेचारी कोई होगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो मतलब ये हरकतें लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जिस टाइम पे, और आपने जो पूछा कि हम उस वक्त महिलाओं के लिए जर्नलिज्म में कैसे, तो बहुत कम लड़कियां रही उस टाइम पर, बहुत आ गई अब बच्चियां, उस वक्त बहुत कम थी। हाँ, बहुत कम होते थे। हम लोग कई ऐसी जगह रिपोर्ट करने जाते थे ग्राउंड पर जहाँ लड़कियां होती नहीं थी। सारे या तो मेल जर्नलिस्ट होते थे, या फिर वहाँ आसपास में जो लोग होते थे सारे मेल होते थे। कई बार आप अपने आप को हजारों की भीड़ में भी अकेला पाते थे, क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ कोई लड़की आएगी नहीं, और जर्नलिज्म की लड़कियां होंगी तो जर्नलिज्म की हर कोई लड़की है ही नहीं। तो पता लगा आप अकेले कवर कर रहे हो, क्योंकि ऑफिस ने वहाँ ऐसे भेजा ही नहीं है। जैसे व्यापम का केस भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। मुझे याद है, मैं तब जॉइंट सेक्रेटरी थी प्रेस क्लब की, तो मैं रात में बैठ करके अक्षय, जो पत्रकार थे जिनकी डेथ हो गई, आज तक में थे, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, तो उनका कॉन्डोलेंस मीट के लिए लिख रही थी, मेल सबको भेज रही थी। उसी वक्त मेरे ऑफिस से मुझे कॉल आता है कि आप व्यापम कवर करने जाएंगी, वैसे तो लोग सब बैकआउट कर रहे हैं, तो तुम्हें भी पूरी आज़ादी है मना करने की, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही रूल रहा है, नेवर से नो। ना नहीं करना कोई भी चीज़ को। हर चीज़ मुमकिन है, इतनी सी भी गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं है तो बना लीजिए, काम पूरा करना है। तो मैंने इमीडिएट कहा, मैंने कहा मैं जाऊंगी। तो क्योंकि उस वक्त इतना बड़ा थ्रेट था कि कोई भी जर्नलिस्ट जाने को तैयार नहीं था मध्य प्रदेश। मैं गई, मैं पूरा कवर करके आई। बहुत एहतियात बरतना पड़ा हमें, बहुत एहतियात बरतना पड़ा, मतलब किसी के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते थे। तो इस तरह से हम मतलब रिपोर्टिंग के लिए गए। ऐसे बहुत मौके हैं, मैं आपको बताऊं, मतलब ये तो आप मुझसे बात कर रही हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो आपको बता सकते हैं कि मैं कैसे काम करती रही हूँ। आप खुद में मिसाल हैं। एक्चुअली जब मैंने आपकी बुक्स देखी, आपके बारे में रिसर्च किया, तब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें देख के मैं इंस्पायर हुई कि वो टाइम जो लड़कियों के लिए काम करना मुश्किल था, जब पढ़ना मुश्किल था, जब कोई पत्रकार था और पत्रकारिता में भी इस तरह के स्टिंग कर रहा है, इस तरह के काम, तो मतलब इतना खतरनाक स्टिंग। आपने बहुत अच्छी बात बोली है राधना। 66 स्टिंग मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, बहुत बहुत आपके बारे में गूगल पे नहीं था, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के निकाला। तो 66 स्टिंग ऑपरेशन उस समय में, मतलब अगर मैं आज से, आपने न्यूज़ नशा 2019 में स्टार्ट किया न्यूज़ नशा, और 2019 के पहले पत्रकारिता का जो दौर था वो एक अलग ही चेंज था। वो ये जो पत्रकारिता है या आज का टाइम है, इससे बिल्कुल अलग था। लॉकडाउन जब हुआ, कोरोना जब आया, उसके बाद चीज़ें बदली, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हुए, वो भी कोरोना का टाइम था। लेकिन इसके पहले पत्रकार होना, पत्रकारिता में इतना अच्छा काम करना, और उस टाइम पे स्टिंग ऑपरेशन करना, वो आपके लिए कैसा था? ये बहुत अच्छी बात कही। स्टिंग ऑपरेशन करना, मतलब उस टाइम पर लड़कियां स्टिंग के लिए आज भी आसानी से तैयार नहीं होंगी, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैंने इसका फ़ैसला किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन में स्टिंग ऑपरेशन करूँगी, तो स्टिंग ऑपरेशन एक आखिरी हथियार होता है सच को सामने लाने का, जब सारे हथियार ध्वस्त हो जाते हैं। तो जो हमारे बॉस थे उस वक्त में, अजीत अंजुम, तो उन्होंने हमसे एक स्टोरी करने को बोला, और वो सनसनी के पीछे ही दौड़ते थे हमेशा। तो उन्होंने एक स्टोरी हमसे करवाई, जिसमें हमें बुलाया और बोला कि भाई इस बंदे से तुम बात करो और तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।
तो जिस बंदे से वो बात करा रहे थे वो बहुत निहायत ही बदतमीज़ और घटिया दोम दर्जे का आदमी था, गंदा गंदा गंदा, डर्टी, महा डर्टी। तो उस व्यक्ति से जब मैंने फ़ोन पे बात की और लेपल लगा हुआ है फ़ोन पे और सामने कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी खड़े हैं सब, तो उसने इतनी गंदी बात बोली कि मतलब मेरे कानों से धुआं निकल गया, मुंह लाल हो गया। मैं अपने घर गई, मैंने कहा मम्मी मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मेरे को ऐसी जॉब नहीं करनी। इससे तो मेरे पर्सनल कैरेक्टर के बारे में लोग गलत समझ सकते हैं ऐसी स्टोरीज़ करने से। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि उस दिन जो मेरी मम्मा ने कहा वो आज तक मैं मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया। एक लाइन मेरे को अपनी माँ की समझ में आई। उन्होंने कहा बेटा कोई महिला पुलिस वाली, महिला वकील, महिला डॉक्टर, क्या वो ये देखती है आदमी औरत, क्या वो मैटर देखती है? उसका पर्सनल कैरेक्टर पे कोई जजमेंट देता है इस बात पे? नहीं ना। तो तुम्हारा भी पर्सनल कैरेक्टर अलग है और तुम्हारा प्रोफेशनल काम अलग है। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो फिर मैंने इस बात को समझ लिया, मैंने काम शुरू किया। मेरे साथ में एक और लड़की हुआ करती थी, उसको भी इस ऑपरेशन में लिया गया था, लेकिन वो लड़की बैकआउट कर गई, उसकी मम्मा ने मना कर दिया। मेरी मम्मा ने मेरा हौसला बढ़ाया। उसकी मम्मा ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम अपनी लड़की को इस सब में नहीं भेजेंगे, बड़ा अनसेफ है, ये है वो है। पर मेरी मॉम ने जो बोला उसके बाद तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब आ जाओ भैया मैदान में, कोई भी देख लेंगे। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा स्टिंग करते हुए। इसमें आपको मैं बताऊं इतने खतरनाक स्टिंग थे कि जहाँ पर कुछ भी हो सकता था, बट शायद मेरी माँ की ब्लेसिंग्स थी कि कभी कुछ नहीं हुआ और मैं हमेशा सक्सेसफुल होकर के आई स्टिंग में। कभी किसी को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया, धोखा विश्वासघात नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपकी स्टोरी सही है। मैंने ऑपरेशन कश्मीर किया जिसमें मैंने टेररिस्ट का स्टिंग किया, ठीक है। मैंने माइनर लड़कियों को बचा करके रैकेट बस्ट किया, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से। और वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उन्होंने पहली बार एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी मेरी स्टोरी के बाद बनाई। मैंने जब मैं न्यूज़ नेशन में टीम देख रही थी, हेड कर रही थी, तो मैंने तब कुछ ऐसी स्टोरीज़ कराई थी जिसमें कोर्ट ने हमें संज्ञान में लिया। तो तमाम तरह की चीज़ें थी। बहुत कम लेडीज़ हैं इस तरह की स्ट्रॉन्ग जो जर्नलिज्म में तो आ जाते हैं लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। जैसे कुछ नाम हैं ऐसे, उनमें से एक नाम रहा है शीला रावल। शीला रावल एक ऐसा नाम रहा जिनसे मैं बड़ी इंस्पायर भी रही। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के ऊपर किताब भी लिखी है और अंडरवर्ल्ड को बहुत कवर किया, बहुत कवर किया। मैं चाहती थी और थोड़ा सा आगे बढ़ के इन्वेस्टिगेशन की कुछ और लेवल कवर करती, लेकिन हमारे न्यूज़ रूम्स में भी अलग तरह का माहौल रहता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। वो नहीं मिली तो इसलिए नहीं हुआ उतना उस लेवल पे। बट ये है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हुई। बाबा मुझे महामंडलेश्वर बना रहे थे 50 लाख रुपए लेकर। तो जो बाबा थे, कई बार क्या होता है ना, इतने बैड करेक्टर मिल जाते हैं आपको, क्योंकि आप अपने रोल में तो है नहीं पत्रकार के, आप तो कुछ फला करेक्टर बने हुए हैं। जो जैसी स्टोरी वैसा करेक्टर बन के जाना है, तो सामने वाला आपको बदतमीजी कर सकता है, तो आपको बचना उसमें बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आज की तारीख में मेरी पर्सनालिटी में, मेरी आवाज़, मेरी पर्सनालिटी ही पूरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि कोई भी कहता है, देख के पता लग जाता है शी इज़ वेरी बोल्ड। तो उसकी वजह क्या है? इतने सालों से मैं बोल्ड रिपोर्टिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे करके अपने आप को डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए चीज़ों में, रिपोर्टिंग में हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है उस चीज़ को। अब वैसे ही हो जाते हैं। अब जैसे पिछले 25 साल पहले चला जाए तो आपकी जैसी बैठी होती, आज ऐसी हूँ, 25 साल बाद आप भी ऐसी होंगी। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, आवाज़ भी बोल्ड हो जाती है। हाँ, अभी तो सब आपको जानते हैं कि विनीता जी इतनी बोल्ड है। स्कूल का टाइम कैसा था आपका? दब्बू थी, चुप रहती थी, बातें नहीं करती थी किसी से, बिल्कुल नहीं बोलती थी। मेरी मम्मी कहती, जब मैं पैदा हुई थी तो एक पंडित ने कहा था ये बड़ी होके बहुत बोलेगी। मम्मी कहती मुझे नहीं पता था क्यों इतना बोलेगी। अब मुझे समझ में आया, जब तुम पत्रकार बनी हो, इतना बोलती हो कि तुम इसलिए बोलोगी। लेकिन स्कूल में तो मैं बिल्कुल चुप रहती थी। स्कूल में मैं ऐसी थी, हमारी जो फ्रेंड सर्कल रहा उसमें भी बिल्कुल चुप रहती थी। कभी अपनी आवाज़, अपनी बातें नहीं रख पाती थी, बोल ही नहीं पाती थी अपनी बात को, घंटों घंटों चुप बैठी रहती थी, ऐसी रहती थी। मतलब मुझे याद नहीं कि मैं बहुत चहकते हुए मैंने अपने आप को बहुत देखा हो। बहुत चुप रहती थी मैं। लेकिन 11th स्टैंडर्ड से मुझे याद है मैं बहुत नॉटी होती चली गई। मतलब झगड़ालू, पकड़ो, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ ये रोल बहुत बड़ा है। आपने बहुत सही बात कही आदना। जैसे मैं स्कूल में थी जब,
तो मुझे याद है हम अपनी स्कूल से थोड़ा एक डिस्टेंस था, कई बार तो हमें गाड़ी आ जाती थी पिक करने, लेकिन कई बार हम एक डिस्टेंस वॉक करके जाते थे। तो सुबह सुबह का एक बार वक्त था, एक बहुत ही गंदा बेहुदा आदमी, क्योंकि स्कूल गर्ल थी मैं, तो फॉलो कर रहा और बड़ा बदतमीज किस्म का था। ही वॉज समथिंग ऑब्सीन टाइप। अब जब मैं जा रही हूँ और मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं इतना डर गई कि मैं दौड़ने लगी अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए कि कुछ हो ना जाए। मैं लिटरली रन करने लगी। लड़कियां कहीं ना कहीं बचपन से ही ना ऐसे कुछ इंट्रैक्शंस उसके हो जाते हैं, मुझे लगता है, जहाँ पर वो अपने बचाव में बहुत स्ट्रांग होते चली जाती हैं। ऐसा होता है। अगर उन्हें इतना लड़ना ना पड़े तो शायद वो उतनी लड़ाका बन नहीं पाएंगी जिसे हम बोल्ड कह देते हैं। भाई रानी लक्ष्मीबाई को आप कहें तो वो लड़ी तो पता लगा ना कितनी बड़ी लड़ाका थी वो, तभी तो पता चला। नहीं लड़ती तो कैसे पता चलता। तो हमारी भी जिंदगी में कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ता है। तो बचपन में तो बिल्कुल चुप रहती थी, कुछ नहीं। मेरी 3 फ्रेंड्स थी उसमें, दीप्ति, संध्या और सोनिया, तीनों और मैं चौथी। हम 4 लोग का ग्रुप था। दुनिया से किसी से मतलब नहीं। 6 to 12 तक तो बिल्कुल इसी तरह से निकला। फिर कॉलेज में मैंने बहुत रामजस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ मैंने बहुत हंगामे किए। हंगामे मतलब बोल्ड होनी शुरू हो गई मैं वहाँ से। एक लड़के को हमने देखा, एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है, तो मैं तुरंत कूद गई लड़ाई में। क्यों, कैसे हुआ ये, कैसे कर दिया ये? तुरंत प्रिंसिपल के पास उसे लेके गई, पुलिस बुलाइए, पकड़वाइए। तो वहाँ से धीरे धीरे खुद से रूबरू होने लगी कि अच्छा ऐसा सब मैं कर सकती हूँ। पुलिस ने जब उसे कई चांटे मारे तो बड़ा सुकून मिला कि इसने इस लड़की को थप्पड़ कैसे मारा था। ये सब करने लगी थी। तो फिर चर्चा होने लगी थी कॉलेज के अंदर। अच्छा वो विनीता यादव ने वो लड़का पकड़वा दिया था, उसको पिटवाया, फिर ऐसे ऐसे ये कहानी। तो फिर वहाँ पे कॉलेज में ये चर्चा होने लगी। अच्छा कुछ चुनाव आता था तो लगता था ये लड़ रही है चुनाव, क्योंकि मैं सबसे लड़ जाती थी, कोई भी कुछ भी बदतमीजी करता था। तो मुझे याद है फेस्ट में एक लड़की थी, बड़ी छुई मुई सी थी वो लड़की। तो उसने कहा कि मेरे को घर जाना है टाइम से, वरना लड़के बड़ा परेशान करेंगे जाते हुए। मैं, कौन परेशान करेगा? मैं भी उसी की क्लास में थी, पर मैं क्या बोल रही हूँ, कौन परेशान करता है तुमको, मुझे बताओ, मैं उसको देख लूँगी। मैंने कहा पहले मैं तुमको ड्रॉप करूँगी, फिर मैं अपने घर जाऊँगी, चलो मेरे साथ। तो यहाँ से मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होना, मे भी सोचा नहीं था उतना, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से मैंने बोलना भी शुरू किया और चीज़ों को सामना भी करना शुरू किया और ब्रेव होना भी यहाँ से शुरू हुआ। तो कॉलेज में आप इतनी ब्रेव हो गई थी, आपको सब जानने लगे थे, फिर लड़के इम्प्रेस नहीं होते थे आपके इस नेचर से? हाँ, इम्प्रेस होते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। आके किसी ने प्रपोज नहीं कर दिया? हाँ, कि भाई ये लड़की बड़ी बोल्ड है, स्ट्रांग है। प्रपोज किया था, ऐसा नहीं है प्रपोज नहीं किया, लेकिन हमारे ना घर में एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई गई थी कि भाई आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है। आप लोग, हमको यहाँ पे कोई लव मैरिज अलाउड नहीं थी, तो हम सोच भी नहीं सकते थे। प्रपोज कर रहा है, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, काम खत्म। अपना कोई लेना देना नहीं। हमारे मम्मी पापा ने जो बोला है वो करना है, बात खत्म। तो अपने कोई मतलब नहीं उस बात से। तो कोई प्रपोज कर रहा है तो मुझे याद है कि एक फ्रेंड ने वैलेंटाइंस डे से कुछ दिन पहले पता नहीं अलग अलग गिफ्ट लाने शुरू किए। ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, डिसेंट गाय, नो डाउट। तो उन्होंने एक दिन चॉकलेट दिया, एक दिन कुछ दिया। तो मैंने कहा यार ये क्या है, रोज़ रोज़ गिफ्ट लेके आ रहा है, समझ में नहीं आ रही कहानी। आई वाज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने कहा ये रोज़ रोज़ कुछ तुम गिफ्ट ला रहे हो, चक्कर क्या है ये? बोला नहीं ऐसे ही बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लो चॉकलेट। तो फिर उसके बाद में जब वैलेंटाइंस डे आया तो देन ही गिव मी सम टॉफीज एंड सम गिफ्ट में कुछ एक टॉय था, टेडी टाइप का एंड ऑल दैट। तो मैं अपने घर गई, मेरे को तभी भी स्ट्राइक नहीं किया कोई चीज़। फिर मैं गई, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ऐसे से उसने ये दिया। तो दीदी कह रही है अच्छा आज दिया, ओहो। तो मैंने कहा मैं कल तेरे कॉलेज आती हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो जाके उसको कॉलेज में वो जो टेडी था वो बंदर टाइप था कुछ। तो मेरी दीदी ने आकर के उसकी बहुत खिंचाई की। तो मतलब हमने कभी इस चीज़ को समझा नहीं था। जब कॉलेज हो गया और मैं जर्नलिज्म में आ गई, तो उसके बाद मुझे मेरे कॉलेज के कुछ पुराने फ्रेंड्स दिख गए, मिले। तब उन्होंने बताया कि कैसे आपस में इम्प्रेस हो जाते थे या झगड़ा भी कर लेते थे। हमको कुछ नहीं मालूम था। हमने कहा यार तुम बता ही देते, हमको पता लगता, थोड़ा सा समझ में आता, चला ठीक है हमारी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, वो माइंडसेट रहा नहीं कभी। हमेशा काम या फिर अपने जो फ्रेंड्स थे हेल्दी डिस्कशंस में निकल जाता था वक्त। फिर जब जर्नलिज्म में आ गई तो फिर उसके बाद पलट के नहीं देखा।
आज तक मैं लड़के नहीं देखा। पहले की लव स्टोरी आज के जैसी नहीं होती है कि कोई पसंद आया फटाक से मैसेज किया और प्रपोज कर दिया, ऐसा नहीं होता था पहले आपके टाइम में, है ना? हाँ, हमारे टाइम में पता नहीं यार, हमने अपनी फ्रेंड्स को देखा था, उनकी लव स्टोरीज को देखा था। मुझे याद है मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, तो उनका एक बॉयफ्रेंड था, वो हमारे कॉलेज से तो नहीं पढ़ता था लेकिन आता था, तो वो दोनों तो बड़ी मिलते बात थे। होती थी पहले कि किसी का बॉयफ्रेंड है तो पर बड़ी मैंने बात। कभी दिमाग नहीं लगाया, नहीं, मैं उतना नहीं सोचती मैं सोचती नहीं उतना, वो उसका है और ठीक है होने दो। हाँ, वो उसका है होने दो, मुझे इतना दिमाग नहीं लगाती मैं। मैं शुरू से बहुत फोकस्ड रही हूँ, ऐसे घोड़े की तरह बिल्कुल फोकस्ड। आज मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैंने अगले 5 साल की प्लानिंग की हुई है, तो मैं उस 5 साल पे ही मेरा दिमाग है। मुझे कोई मतलब नहीं मेरे बाजू में कौन रह रहा है और वो किससे मिल रहा है। आपके दिमाग में पहली बार ये ख्याल कब आया था कि अब मुझे ना जॉब करनी है तो मैं यहाँ जाती हूँ, मीडिया में जाती हूँ, मैं पत्रकार बनूंगी? पहली बार क्या ऐसा हुआ? मेरे कॉलेज में सीनियर थे, है ना, वो बेसिकली वो अब जी न्यूज़ में थे, अभी कहाँ थे पता नहीं कहाँ है, तो उन्होंने बेसिकली ये, मैंने उनसे पूछा, मैं ना फ़िलॉसफी की स्टूडेंट भी थी, तो उनके नोट्स लेकर के मैं एग्ज़ाम देने जाती और मैं टॉप कर जाती। तो कहते नोट्स मैं बनाता हूँ, मैं उनसे 1 साल जूनियर थी, तो मेरे वो सीनियर थे, तो मैं फ़ायदा ले ली, मैंने कहा नोट्स दे दो आपके। तो मैं वो पढ़ती थी और जाके एग्ज़ाम देती थी और टॉप कर जाती थी। तो बोले नोट्स मैं बनाता हूँ, टॉप तुम कर लेती हो, मेरे इतने नंबर नहीं आते, तुम्हारे कैसे आ जाते मेरे नोट्स पे? तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप क्या करने वाले हो? 1 साल सीनियर थे ना, तो जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने कहा आप क्या करने वाले हो? तो बोले मैं जर्नलिज्म का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो वो जर्नलिज्म के, अब मुझे यहाँ से एक वे आउट पता लगा। मैं यूपीएससी का, मैंने बताया मैं तैयारी करना चाह रही थी, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो फिर 1 साल के बाद में मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा ये जर्नलिज्म का कैसे तैयारी की जाएगी? मैं भी कर लेती हूँ साथ में अप्लाई। तो जॉब करूँगी ऐसा नहीं सोचा था, जॉब में क्या पैसा मिलता है ये नहीं पता था। मेरे ड्राइवर को मेरी से ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी जब मैं जर्नलिज्म में आई थी। हाँ, मेरे पापा कहते थे कि तुमसे ज़्यादा तो ड्राइवर तनख्वाह लेता है, तुम्हारा ये जर्नलिज्म क्या करते हो तुम इसमें? मेरे पिताजी को तो आज तक नहीं पता था कि मैं मतलब कौन से चैनल में काम किया, कैसे किया। वो अपना ठीक है करो, जो करना है करो, रोका भी नहीं कभी। और जैसे आज का टाइम है, आज हम लोग देखते हैं, सुनते बहुत हैं कि जर्नलिज्म जो है वो बड़ा, कहते हैं ना कि बहुत खतरनाक फील्ड है, या यहाँ पे जो मेल्स होते हैं काम करने वाले जो आदमी हैं वो बड़े खतरनाक है, संपादक जो है उनसे बड़ा बच के रहो। मीडिया का नाम ही खराब है या एक्चुअल में ये चीज़ें थी? आपके टाइम में कैसा था? अब तो चलो काफ़ी हद तक ठीक हो गया कि सोशल मीडिया हो गया तो लोग थोड़ा ठीक है, डर मैं के सीधा रहते हैं। जवाब देती हूँ। आप ये पूछ रही हैं कि लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट होता है कि नहीं मीडिया इंडस्ट्री में? हाँ। तो ऐसा होता है कि हमको ऐसा कोई बॉस नहीं मिला जिसने हमें ऐसी कोशिश की हो। ये बात अभी 2 दिन पहले मेरी एक पुरानी दोस्त है, एंकर भी हैं TV9 में, तो हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा हमें तो आज तक, वो भी यही बोल रही थी, हमें तो आज तक ऐसे को नहीं मिला। मैंने कहा हमें भी नहीं मिला। तो हम ये सोचते थे कि ये दूसरे जो चल रही हैं चीज़ें, मतलब क्या है ये, पर ये हमें नहीं मिला बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। होता है, बहुत अच्छे खासे लेवल पर होता है। लीच की तरह पकड़ के बैठे हुए इंडस्ट्री के अंदर लड़कियों को। और लड़कियां कौन सी कम है? कई लड़कियां तो बड़ी कोई डर के रेप मारे थोड़ी नहीं कर रहे हैं आती। वो, उनका लड़कियां खुद म्यूचुअल कंसेंट पे रेडी हैं। उनको एंकर बनना है तो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो क्या करोगे आप? अरे अपने पे विश्वास रखो ना, अपना कुछ खड़ा कर लो। आप चला रहे हो ना अपना यूट्यूब चैनल भी अलग से, बिल्कुल। और खुद मैंने पर भी ये विश्वास चीजें है नहीं ना? देखी। बिल्कुल, खुद पर विश्वास है ना? अब ब्रांड के अंदर, जैसे ब्रांड के अंडर तो हमने भी इतने साल काम किया, ब्रांड छोड़ के अपना ब्रांड क्रिएट करना ये बड़ा चैलेंज है। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास एक बड़ा आसमान नहीं होगा, उसमें पाँव रखने की ज़मीन होगी, लेकिन वो ज़मीन आपकी खुद की होगी। ये है खुद पर विश्वास, अपना काम करने का। ये दूसरे बड़े चैनल्स जो हैं उसमें लड़कियां एंकर बनने के लिए, ग्लैमरस लाइफ समझने के लिए, सब करने के लिए जाती हैं, और फिर उसके बाद में एक ऐसी चीज़ में चली जाती हैं जिसका रियलाइज़ उनको 10 साल 15 साल बाद होगा, है ना? जैसे कंगना रनौत है, जब वो जिस इंडस्ट्री में गई उस वक्त तो वो एक्सप्लॉइट हुई, क्योंकि उनके दिमाग में शॉर्टकट रहा होगा ना। टैलेंटेड तो थी, टैलेंटेड तो है, बिल्कुल, है ना, एक्टिंग तो अच्छी कर लेती है,
लेकिन उनके दिमाग में ये रहा ना कि मुझे चीज़ कैसे मिलेगी, बाय हुक एंड क्रुक, आई डोंट वांट टू बी अ लूजर, मेरे को चाहिए ये चीज़। तो बाय हुक एंड क्रुक में उन्होंने ये सारे रास्ते आजमा लिए। यही होता है ना, आप इच्छा रखो, पाने की इच्छा रखो, लेकिन उसके साथ उससे ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा रखो। हो सकता है कि जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है एक पॉइंट पर जाके वो कन्विंस हो जाए कि नहीं यार, कम से कम इसको तो एक्सप्लॉइट नहीं करना, इसके अंदर टैलेंट है। ऐसा हो सकता है। मेरा सवाल ये इसलिए आपसे आया क्योंकि आपने इतने साल 25 साल करीब काम करने के बाद अपना खुद का भी बनाया और खतरनाक काम भी किए, स्टिंग ऑपरेशन जो मिलते नहीं थे जनरली लड़कियों को, और आप कर रही थी और सक्सेस भी हो रही थी उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ, मुझे भी काफ़ी कुछ टाइम हो गया, अपना भी किया मैंने, फिर मैंने जॉब किया, फिर से अपना किया, लेकिन मैंने नहीं देखी ये चीज़। और जब मैंने उस चीज़ का सामना नहीं किया तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसे डराया कई लोगों ने, मीडिया फील्ड अच्छा नहीं है, मत जाओ इसमें, डरने की काम जरूरत करो। नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक कोई लड़की ना चाहे उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, करेक्ट, यही सबसे बड़ी अनलेस चीज़ कोई है। जाहिल रेप करने के मूड से ना बैठा हो। लड़की की मर्जी के बगैर नहीं। तो कहीं तो तैयार हुए ना आप, बिल्कुल। इसीलिए तो ये हुआ। जो इंडस्ट्री के अंदर जो चल रहा है या कह रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं जिस बारे में, वो ऐसे थोड़ी हो जाता है। कहीं तो किसी ने तो उसका कंसेंट दिया ना अपना उसमें, बाद में वो मुकर जाए बात अलग है, फिर उसको एक्सप्लॉयटेशन कह दे तो बात अलग है, बट आप इन्वॉल्व तो हुए ना उसमें। ऐसे कोई हाथ नहीं, और अगर कोई हाथ लगा रहा है उसके बावजूद तो पुलिस कंप्लेंट कर दो ना यार, मुंह तोड़ दो उसका, सिंपल सी बात है। हम तो ये सोचते थे कि हम इतने खतरनाक हैं कि शायद इसलिए हमसे तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कभी। और फिर स्किल सेट पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं, मुझे क्या लगता होता है कि कई बार मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार ज़रूरी नहीं कि आपका स्किल बहुत मैटर कर जाता हो, क्योंकि बहुत बहुत टैलेंटेड लड़कियों के करियर से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ इस इंडस्ट्री में, उन लड़कियों की वजह से जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब अपने अस्मिता से जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, पर जो टैलेंटेड थी उसको नहीं मिल पाई क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये तो हुआ है, ये वाला सिनेरियो तो रहा है। सो कॉल्ड बड़ी बड़ी एंकर्स हैं कई, जिनके नाम, बड़ा एंकर तो मैं एंकर बोलूँगी, जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगी उनको, क्योंकि मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानने वाली। तो वो जो है उनका, क्योंकि देखो महिला की दुश्मन होती है, तो गलत बात नहीं बोलनी चाहिए हमें, बट ये है कि थोड़ा रोक लो यार, थोड़ा रोक लो। आपको भी लगता है कि इसी वजह से ये भी एक रीज़न है कि अब की जो लड़कियां हैं वो टीवी से ज़्यादा डिजिटल मीडिया को पसंद करती हैं, या हाँ, क्योंकि वो सेफ है, अपने घर में बैठ के आराम से रिकॉर्डिंग कर लेती हैं। अगर उनका मोड किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं है, रातों रात एक बड़े स्टूडियो में खड़े होकर के 10 लाइट के बीच में चमकने का नहीं है, इतना हाई एम्बिशियस नहीं है, शॉर्टकट नहीं वो चाह रही हैं ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो बेस्ट है कि वो अपने घर पे, और वायरल हो रही हैं, देखिए ना कितनी शानदार वायरल होती हैं। और ये टीवी चैनल कहीं पानी पीते नजर आते हैं इन चीज़ों के सामने। आज तो ऐसा ही हो गया है, क्योंकि हमने भी पहले देखा था कि टीवी में एंकर, टीवी में भी मैंने काम करके देखा, लेकिन जो मज़ा अभी आ रहा है, और अब ऐसा लगता है ना कि इनफ, बहुत कम समय में, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि टीवी अकेला ऑप्शन नहीं है एक जर्नलिस्ट बनने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तो हर इंसान के साथ फ़ोन है, सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो चुका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी रिपोर्ट आप करना चाहते हैं हम 2 मिनट में रिपोर्ट कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति जर्नलिस्ट की तरह रिपोर्ट कर सकता है किसी भी मोमेंट, बशर्ते वो बात सच होनी चाहिए, मतलब वो घटना घटित होनी चाहिए, तो लोग देख लेंगे उससे। हमारा ये जो एपिसोड है मैम, तो आज इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ऐसी महिलाएं देख रही होंगी जो आपसे इंस्पायर है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा नहीं देखा, लेकिन आपकी किताब वाइफ स्वैपिंग जो है वो सभी लोगों ने पढ़ ली है, लगभग बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया। और जब भी मैं इस टॉपिक का जिक्र कहीं करती हूँ, जैसे आज ही मैंने न्यूज़ रूम में जब ये बताया कि आज जो मेरा एपिसोड है वो वुमेन्स टॉक का, जिनके साथ है उन्होंने वाइफ स्वैपिंग पे स्टिंग किया था, तो 2-3 लोगों ने बोला वाओ इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत चलेगा या बहुत देखेंगे लोग, क्योंकि वाइफ स्वैपिंग जैसी जो घटना है वो हमारे इंडिया में हो रही थी और इसको आप कवर कर रही थी और उन्हीं लोगों के साथ कर रही थी। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर आपको वो पहचान गए, आप एक टीवी फेस थी, रिपोर्टर थी, आप पहले भी काम कर रही थी, लगभग लोग आपको जानते थे, तब आपने ये जब किया तो कैसी रही वो जर्नी, में जानना चाहती हूँ। जब मैंने वाइफ स्वैपिंग पर स्टोरी की थी उस वक्त में मैं टीवी पर बहुत कम आती थी,
लेकिन जो आते रहे हम पहले तो उतना रिकॉलिंग वैल्यू नहीं था उसका, तो उसमें मुश्किल नहीं हुई। लेकिन हाँ ये कि बाद में मैंने एक स्टोरी जो मैं बता रही थी, मुझे महामंडलेश्वर बनाए थे 50 लाख में, वहाँ मुझे पहचान लिया था कि ये तो विनीता यादव है, सीधा पहचान लिया था उन्होंने। हाँ चैनल गलत बोला था, उन्होंने बोला जी न्यूज़ में मैंने कभी काम नहीं किया। तो लेकिन हाँ ये कि पहचान लेते थे लोग, पहचानने की वजह से फिर वो स्टोरीज होना भी बंद हो गई। अब तो सब पहचानते हैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। मैम जब आप ये कवर करी थी ना, तो सबसे जो खतरनाक था कि आपको लगा कि अब तो बच के नहीं निकलूंगी, मैं फंस गई, ऐसा कब हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? ऐसा कभी इसलिए नहीं हुआ, हाँ। खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में भी मैं हमेशा पहले से एक कदम आगे अलर्ट रहती थी। जब मुझे पहचान लिया गया और उसने मुंह पे बोल दिया, एक एक्टर है बॉलीवुड का, तो वो लोग थे उस जगह टेबल पर बैठे हुए थे, बाबा जी जो खाना बना के खिला रहे थे हमें उस वक्त, मैं भी खा रही थी साथ में बैठ के। मैं साध्वी बनी हुई थी, विनीता यादव नहीं बनी हुई थी, साध्वी बन के बैठी थी। और उन्होंने सीधा बोला अब तो विनीता यादव है। तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा मैं तो फंस गई, पर मैं खाना ऐसे खाती रही। उन्होंने फिर दोबारा बोला आप विनीता यादव हैं। तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, किससे बात कर रहे हैं आप, ऐसे करके मैंने एक्ट किया। तो बोले आप चैनल पर आती हैं? मैं जानता हूँ जी न्यूज़ पर आती हैं। तो मैंने कहा तब मैं समझ गई ये मेरे को पहचान तो गया है, मुझे चैनल याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मैं 1 मिनट वॉशरूम होके आती हूँ, हाथ धोने के लिए, खाना खाया था, मैंने कहा मैं हाथ धो के आती हूँ, ऐसा मैंने बोला। और मेरी जो टीम थी, जो ड्राइवर थे और जो कैमरा पर्सन थे साथ में आए हुए थे उस वाली स्टोरी पर, तो उन्होंने बकायदा, मतलब मैंने उनको तैयार किया हुआ था थाल में चांदी के मुकुट, फल और फूल माला, ये सब, क्योंकि उस दिन मेरा एक ये कह सकते हैं कि उस स्टोरी का फाइनल डे शूट होना था स्टिंग में। तो मैंने वो सब रिवर्स मारा। फिर मैंने कहा चलो 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 भागो यहाँ से, यहाँ फंस जाएंगे, कहानी ख़त्म। तो क्या होता है कि जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो नींद में नहीं रह सकता, मतलब बेखबर नहीं रह सकता है। वो पहले से भाप जाएगा कि अब मामला फंस गया, अब कैसे एग्जिट लेना है। तो मैंने एग्जिट हमेशा राइट टाइम पे लिया है। मेरी जगह कई ऐसी लड़कियां जो स्टोरी करने के लिए गई, वो फंस गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर क्या हुआ मैम? नहीं, फिर मैं निकल आई थी। फिर उन लोगों ने मेरा फ़ोन टैपिंग पे लगवा दिया था। हाँ। फिर मुझे मेरे ही कलीग थे एक सीनियर जर्नलिस्ट विजय विद्रोही जी, उनका फ़ोन भी आया, संभल के रहो तुम, संभल के रहो। तो काफ़ी कहानी हुई थी उसमें। खैर वो बात अलग है। थोड़े दिनों के बाद वो बाबा जी मेरे ही चैनल के स्टूडियो में बैठे हुए नज़र आए। तो ठीक है, जर्नलिज्म इज़ लाइक दैट नाउडेज। आपने इतने सालों तक काम किया, आप जर्नलिस्ट रही, तो आपके लिए जॉब, अपना काम और परिवार संभालना कैसा था? नहीं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो एसएच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं मुक्त हूँ, तो वो परेशानी मुझे कभी नहीं रही है। हाँ ये ज़रूर है कि जब आप फैमिली पर्सन होते हैं तो आपने शादी की या नहीं की इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फैमिली पर्सन हैं जी। तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि पति और बच्चे ही हों, अपने माँ बाप, भाई बहन, उनकी भी हर वक्त की उनके साथ कनेक्ट होना, उनके बगैर नहीं 1 मिनट जीना, रोज़ाना हर वक्त उनके बारे में। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी मम्मी वृंदावन से आ रही हैं, तो मुझे चिंता लगी हुई है कि वो पहुँच जाएं किसी मतलब अपनी गाड़ी से नहीं गए हैं, वो किसी के साथ गई हैं, तो दर्शन करके निकल चुकी हैं। लेकिन मेरे दिमाग में लगातार ये चल रहा है कि कहाँ पहुँची हैं, क्या है क्या नहीं। तो जो फैमिली पर्सन होता है उसके लिए अपनी फैमिली वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, जो मेरे लिए हमेशा रही है, हमेशा। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस जर्नी में आपको किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस जर्नी में मेरी माँ ने किया, मेरी मदर ने, मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया। जब आप जर्नलिस्ट थी तो मेरे फादर ने भी किया। हाँ। ऐसा नहीं है, मेरा भाई तो छोटा था तब, ही वॉज वेरी यंग, उसको तो वो तो छोटा था, उसको नहीं मालूम था तब, उसको तो बाद में पता चला, जब वो बड़ा हो गया तो पता चला कि मेरी बहन ने क्या क्या किया हुआ है। वैसे आपने मुझे बहुत सारी बातें अभी बताई, रिपोर्टिंग में आपको क्या कुछ करना पड़ा, क्या कुछ देखना पड़ा, आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सारी हमारी जो महिलाएं होंगी और इस एपिसोड को देख रही होंगी, आज जो लड़के होंगे वो इंस्पायर होंगे। और कभी ऐसा इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कियाँ भी कभी कभी लड़कों को छेड़ देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, समाज बहुत बदल रहा है।
आज देखेंगी वो आपको। किसी को भी किसी को छेड़ना नहीं चाहिए यार, गलत बात होती गलत है। बात होती है, लेकिन ये चीज़ें कब बदलेंगी, इस पे फिर वही बात आ जाती है कि अभी भी जब आपका टाइम था तब भी वो चीज़ें हो रही थी और आज देखो, छेड़ने का ना एक तरीका है। हाँ। ऐसा मत छेड़ो कि दूसरे को दुख लगे। कई लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई ऐसा कमेंट करके गया जिससे कि मेरी ब्यूटी प्रेज हुई। वो एक अलग चीज़ है ना। वो एक अलग चीज़ है, उसको बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन आपने किसी को दुख पहुंचाया, डर्टी आपने छेड़ा, आपने उसको ईव टीज किया, आपने टच करने की बदतमीजी से कोशिश की, तो इसके लायक है फिर वो गलत हो जाता है। लड़कियां ऐसे नहीं छेड़ती हैं कि लड़के की अस्मिता पे बनाए। आपका ये जो पूरा सफर था वो काफी ज्यादा चुनौतियों भरा रहा, आपको लगा सफर हाँ। बहुत चुनौतियों भरा रहा, बहुत। मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि लड़कियों को जॉब करनी चाहिए या जीवन में कोई भी अपना मुकाम हासिल करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप अपने पर्सनल दौर से गुजरते हुए, परेशानियों में गुजरते हुए भी क्या करते हैं, आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? आपके काम से। आपका काम आपके अंदर ज़िंदगी दे देता है। मेरे काम ने मुझे बहुत संभाला। अगर देखा जाए तो मुझे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा संभाला तो मेरे काम ने ही संभाला है। मैं शुरू से वर्किंग वाली रही हूँ। मेरे बारे में अगर आप किससे पूछेंगे तो कहेंगे इस लड़की को हमने कुछ और करते नहीं देखा, हमेशा काम करती रहती थी। हमेशा काम। मैं हमेशा अपने काम में रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता दुनियादारी का। मतलब दुनिया पता है लेकिन मैं किसी चीज़ में इंडल्ज होने का टाइम ही नहीं निकालती थी, सिर्फ काम में लगी रहती थी। आज भी वही है। मुझे लगता है, देखिए, आपको तय करना होगा आपको किससे खुशी मिलती है। अगर आपको अपने काम से खुशी मिलती है तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। काम रिजल्ट देगा, आज नहीं देगा, कल नहीं परसों देगा, लेकिन पक्का है, तय है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ईश्वर देखता है आपकी मेहनत को। आज हाथों हाथ ना मिले, कल मिल जाएगा। इंतज़ार तो करिए, बट ईमानदारी से काम करते रहिए। वुमेन्स टॉक बहुत सारी महिलाएं आज देख रही होंगी, तो एक सवाल मेरा आपसे है और ये बहुत सारी महिलाओं का सवाल होगा कि आज का जो टाइम है, ज़्यादातर लड़कियां काम करना पसंद करती हैं या उन्हें जो काम पसंद है वो काम करना पसंद करती हैं, लेकिन एक चुनौती सामने आ जाती है जब वो यंग एज में आती हैं कि उन्हें शादी करनी है। तो उन्हें कई बार शादी और काम में से किसी एक चीज़ को जब चुनना हो और वो जब ये डिसीजन भी नहीं ले पा रही हो कि वो क्या चुने, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या चुनना चाहिए, शादी या फिर काम? नहीं, शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं है, और काम भी उतना ज़रूरी है। देखिए, क्या है कि आज वक्त बदल रहा है। आज ऐसे हस्बैंड हैं जो ये समझते हैं कि आप काम कर रही हैं। आजकल तो बल्कि मैंने देखा है कि इसमें भी बड़ी अजीब सी एक कैटेगरी निकल आई है। लोग सोचते हैं कि कमाने वाली औरत आ जाए घर में, ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। ये गलत है। लेकिन अच्छे लड़के हैं जो अपनी वाइफ को देखते हैं, एम्पावर देखना चाहते हैं, तो आप अच्छे जीवन साथी को चुनिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और जीवन साथी भी बहुत ज़रूरी है। आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग मैच करें। जीवन अकेले नहीं गुजरता है, जीवन अकेले कभी नहीं गुजरता है। सोसाइटी क्यों बनी, रिश्ते क्यों बनाए ईश्वर ने, ये सब क्यों बनाया, शादी क्यों बनाई थी? इसीलिए तो बनाई थी। मैंने वाइफ स्वैपिंग किताब में क्या लिखा है? आप कहोगे अभी तो आप रिश्तों की बात कर रही हैं, किताब आपने वाइफ स्वैपिंग लिखी, तो मेरी किताब में यही तो है कि भाई आपने शादी बनाई समाज ने, और शादी में ये स्वैपिंग कहाँ से आ गई? अच्छे लोगों से शादी करो ना, जो आपको इस कीचड़ में ना ले जाए, दलदल में ना ले जाए। हाँ, मैंने भी आपकी किताब पढ़ी और मैंने उसमें ये पढ़ा कि जो स्वैपिंग करते हैं ना, तो उनके पति खुद उन महिलाओं को लेके जाते हैं। हाँ, ये लिखा। तो वो जो पति हैं वो पति थोड़ी हुए, तो राक्षस हो गए ना जो लेके जा रहे हैं अपनी पत्नी को। कैसे लोग हैं? ये तो वो समाज है जिसमें कोई मेरी पत्नी को देखे तो मैं उसको थप्पड़ मार दूँ, उसको जान से मार दूँ टाइप लेवल पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब शादी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि आप पहले खुद को एम्पावर कीजिए, फिर आपको इतनी बुद्धि भी आ जाती है कि एक अच्छा जीवन साथी चुन सकती हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करे। आपकी रिस्पेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है और आप भी उसकी रिस्पेक्ट करिए। देखिए, वाइस वर्सा है, दोनों बराबर होने चाहिए। आप औरत हैं, इस बात का बेनिफिट उठा के और आदमी को दबाते रहें, ये भी गलत है। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, ठीक है ना। मैं बहुत क्लियर बात कह रही हूँ, जेन्युइन न्यूट्रल बात होनी चाहिए। वाइफ स्वैपिंग मैंने इसलिए बोला कि गलत है आदमी की तरफ, मैंने इसलिए बोला क्योंकि सारे आदमी इसमें ट्रेंडिंग पाई गई कि सारे आदमी औरत को ले जा रहे हैं, औरत आदमी को नहीं ले गई। लेकिन आजकल तो वो भी उल्टा हो गया। आप ही की मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि कैसे औरतें आदमी को ले जा रही स्वैपिंग के लिए, हस्बैंड स्वैपिंग शुरू हो गई है।
तो गलत चीज़ तो गलत रहेगी, चाहे आदमी करे या औरत करे। पॉइंट ये है कि मैरिज एसोसिएशन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, रिश्तों के बगैर ज़िंदगी नहीं जी जाती है। तो एक पर्सनल सवाल मेरा कि आपको नहीं लगा शादी करनी चाहिए? आपको टाइम नहीं मिला या फिर काम में कभी? चलो, अब आपने दूसरा जवाब खुद दे दिया है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब तो दे दिया शादी है। की तो कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, तो आप अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। अभी शादी करना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि मैंने कहा कि आपका पार्टनर, आपका कंपेनियनशिप सही होना चाहिए, है ना? तो उसके हिसाब से चीज़ें आगे चलती हैं। आपको जीवन में वो महसूस होना चाहिए, तब तो आदमी मूव करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं, आपको ये कहे कि राहुल गांधी ने या सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की। जाहिर है उनको ये महसूस नहीं हुआ कि इस व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कोई भी व्यक्ति जिसके बितानी होती है। और मैं एक चीज़ पर बहुत बिलीव करती हूँ कि आपके ग्रह नक्षत्र बड़ी चीज़ होती है। जीवन में जो चीज़ जब लिखी है वो तब हो जाएगी। हाँ, आप एफर्ट कीजिए, नो डाउट आप एफर्ट कीजिए, लेकिन सही होनी चाहिए, आपकी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर औरत पर ही उसका दोष दिया जाता है, ये भी सच है। पॉइंट ये कि मतलब ठीक है, शादी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं जब दूसरों को सलाह दे रही हूँ तो खुद भी माननी चाहिए, लेकिन हाँ अभी ऐसा कुछ समझ आया नहीं मुझे। अपना काम में लगी रहती हूँ, ये बात सच है। जो मैंने कहा कि आपने जवाब दिया वो सही है जवाब। क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी बिजी होती है। जैसे बहुत मेरा भी ये है कि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ और टाइम का पता नहीं चलता। तो पता नहीं लगता ना साल कैसे गुजरा, 1 साल 2 साल ऐसे हाँ, निकल एक दिन जाते ही काम कर रहे हैं ना, तो सुबह 9 बजे ऑफिस आए तो पता नहीं चलता कि रात के 10 कब बज गए। हैं। यस, ये ऐसा होता है, ये होता है ना? ये जो बात है ना, ये सबके लिए समझना थोड़ा आसान नहीं होता, मुझे ऐसा भी लगता है। हाँ, लोगों को नहीं, लगता है कि जॉब तो 8 घंटे की होती है, 9 घंटे की होती है, लेकिन ऐसा क्या खास है जर्नलिज्म नहीं, में ऐसा कि नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी काम में है, जो 60 घंटे में परफॉर्म कर रहा है, वो उसके साथ 24 घंटे जी रहा है, तभी 8 घंटे परफॉर्म कर रहा है। ऐसे होता है। ऐसा नहीं ना दिमाग निकाल के रख दिया, जर्नलिज्म नहीं। जर्नलिज्म इज़ फॉर 24 आवर्स। वो निकल नहीं सकता यहाँ से किसी भी मोमेंट पर। तो रिश्तों में भी निकल आएगा किसी के तो आज के इस एपिसोड में मैम आपके बारे में बहुत कुछ हमने जाना जो अब तक मैंने नहीं सुना था और मैंने नहीं देखा था, और मेरी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपके बारे में जानूं। और फिर हमारे विमेंस टॉक में हम उन महिलाओं के बारे में जानते हैं जिनके बारे में, जो महिलाएं हैं वो प्रेरणा लेती हैं, जिनके बारे में देखती हैं, सुनती हैं, उन्हें जीना चाहती हैं, उन्हें महसूस करती हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो पत्रकार बनना चाहती हैं, आज उनके बहुत सारे डर ख़त्म हो जाएंगे एपिसोड को देखते हुए, और बहुत सारी महिलाएं प्रेरित हो जाएंगी कि कैसे काम और फैमिली में बैलेंस बनाएं, कैसे वो अपने काम को प्रायोरिटी दें। कई बार बहुत वो हो जाते हैं, हम काम करते करते कई बार हमें कुछ कह देते हैं लोग, तो हम ना थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हम काम को वो वैल्यू नहीं दे पाते जो हम देना चाहते हैं और हमारे जो सपने हैं वो जीना चाहते हैं। वाइफ स्वैपिंग को पढ़ा, देखा, लेकिन आज आपके बारे में जो जाना, एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा लगा उससे। और मेरी जो एपिसोड देख रहे दर्शक होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एक बार फिर भी उनसे पूछती हूँ कि अगर आपको भी इस एपिसोड से कोई प्रेरणा मिली हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके सवाल हो विनीता मैम के बारे में जानने के लिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर से उनको बुलाएंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया मैम आपका विमेंस टॉक के इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। It was really lovely to talking to you. Thank you so much, Aradhana. थैंक यू मैम।